इस वीडियो में हम कैंटरबरी टेल के कुछ कैरेक्टर्स देखेंगे। हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है कैंटरबरी टेल की, जिसमें हम कैंटरबरी टेल का मैंने इंट्रो बता दिया होगा आपको और अबाउट राइटर भी बता दिया होगा। और अब वो कैंटरबरी टेल में जो कैरेक्टर्स हैं, जिन कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करता है, तो उनको कैरेक्टर्स को हम वन बाय वन कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बाकी जो दो कैरेक्टर्स हैं उनको देखेंगे। एक प्रायर्स है और दूसरा मंक है। तो दो कैरेक्टर्स को इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। उनके ब्रीफ स्केच बताऊंगा उन कैरेक्टर्स का, उनकी स्टोरीज, उनके थीम्स, उनके जो मेजर समरीज है या ब्रीफ समरी एनालिसिस भी हम देखेंगे उन कैरेक्टर का। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो द फर्स्ट वन जो कैरेक्टर मैं इस वीडियो में फर्स्ट वन जो कैरेक्टर है वो प्रायर्स का कैरेक्टर है। तो सबसे पहले हम प्रायर का कैरेक्टर देख लेते हैं। चौसर ने बहुत ही चार्मिंग और एलिगेंट लेडी को प्रायर्स यानी खिदमत गुजार के तौर पर जाहिर किया है और उनका नाम क्या होता है, एग्लेंटाइन। उनका जो बनावट है, उसका जो ब्राउड फोरहेड है, परफेक्ट नोज है, ब्लू ग्रे आइज़ हैं और थिन रेड लिप्स हैं। उसकी ये चीज़ें वो क्या करती हैं कि उनकी खूबसूरती को इन्हेंस करती हैं। उसकी स्माइल बहुत सिंपल और ब्यूटीफुल है। वो नेज़ल इंटेंशन के साथ डिवाइन सॉन्ग गाती है और उसे जो फ्रेंच ज़ुबान है बहुत अच्छे से बोलनी आती है। वो प्रायर बनने से पहले अपनी एलिगेंट लाइफ को नहीं भूलती। वो एक वेल मैनर्ड जो है औरत है। पालतू जानवर पालने का बहुत शौक है और वो अपने 3 डॉग्स को रोस्टेड चिकन एग्स और क्या खिलाती है, एक्सपेंसिव ब्रेड खाने को देती है। एज एन वो सिंपलिसिटी और जो पॉवर्टी को फॉलो नहीं करती। उसने रेड कोरल पहन रखा है और उसके पास एक एलिगेंट गोल्ड ब्रोच है जिस पर लिखा है अमर विंसिट ओमेनिया, विच मीन्स लव कंकर्स ऑल, यानी मोहब्बत से सब जीता जा सकता है। चौसर इसको आयरनिकली प्रेजेंट करता है कि वो एक डिमोर वर्डली और अरिस्टोक्रेटिक प्रायर है। अब इसकी हम जो टेल है, जो ये टेल सुनाती है, उसके अगर हम पहले कैरेक्टर देख लें तो उनका कैरेक्टर स्केच देख लें तो फिर पता चल जाएगा कि ये टेल में कौन किस तरह परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले एक मदर का कैरेक्टर है। ये एक प्योर विडो है जो कि क्रिश्चियन टाउन ऑफ एशिया में रहती है। वहाँ के 1/4 एरिया में जूझ रहा करते ये लेडी एक बच्चे की माँ है जो कि क्रिश्चियनिटी के रिलीजन से तल्लक रखती है और अपने रिलीजन से बहुत लॉयल है और पाउस औरत है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो एक चाइल्ड का है। ये उस औरत का बेटा है जो कि जूस के इलाके में एक स्कूल में जाता था। क्रिश्चियंस को वहाँ जाने की परमिशन थी और बच्चे खुलेआम वहाँ की जो गलियाँ वगैरह थी, जो स्ट्रीट थी, वहाँ पे खेला करते थे और ये अपनी माँ के साथ रहता था ये बच्चा। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो जूस लीडर है। ये यहूदियों का लीडर था और इसने इस बच्चे को एक छोटी सी बात की वजह से एक मर्डर से कहकर मरवा दिया था, यानी इसका मर्डर करवाया था। और ये बात सिर्फ इतनी थी कि वो इनके इलाके में क्रिश्चियंस की मदर मैरी को कुछ प्रे कर रहा था जो कि इस बच्चे को गाते हुए इसने सुना था। तो अब हम समरी की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रायर की जो स्टोरी थी उसने समरी सुनाई थी। तो प्रायर ने अपनी टेल में मैरी यानी मदर ऑफ जूज के प्रेज के बारे में बताया हमें और ये हाइम एक नगमा है, ठीक है। और इस टेल का प्रीव्यू है ये चीज़ें, यानी कि ना वो क्या बता रही है कि एक नगमा होता है जो वो जूज जो हैं वो अपने जो प्रेज में गाते हैं। तो इस चीज़ के बारे में ये स्टोरी का ओवरव्यू था, यानी प्रीव्यू था। अब क्रिश्चियन टेल जो कि एक एशिया में है, ठीक है, वहाँ एक विडो अपने छोटे से बच्चे के साथ रहती है और उसका चाइल्ड दोनों ही जूज के बहुत मानने वाले थे क्योंकि वो एक क्रिश्चियन फैमिली से तल्लक थे। उस लेडी का बेटा जिस स्कूल में जाता था वो विलेज ऑफ जूज में था, यानी वहाँ ज़्यादातर यहूदियों रहते थे। लेकिन बच्चे को स्कूल आते जाते वक्त उनके स्ट्रीट से गुजरने की परमिशन थी। एक दिन क्या होता है कि उस बच्चे ने कुछ बच्चों को इटालियन ज़ुबान में एक हाइम गाते हुए सुना। वो लोग सिंग और अम्मा रिडम्पशंस करते जा रहे थे। इस बच्चे को वो सॉन्ग बहुत ही अट्रैक्टिव लगा। उसने उन बच्चों से पूछा कि तुम लोग क्या गा रहे हो और उसका मतलब क्या है। इन्होंने बताया कि ये क्रिश्चियन मदर को उसकी प्रेज में सॉन्ग गाया जा रहा है। इस लाइन का मतलब है हमारी मौत को आसान बना दे ओ मैरी। तो उस बच्चे ने सोचा कि क्रिसमस पे वो सारा सॉन्ग याद कर लेगा और फिर वो वर्जिन मैरी को प्रेज में सबके सामने गाया था।
वो ब्लंटली और बोल्डली जो है इस सॉन्ग को क्लियरली जो है वो स्कूल में आते जाते वक्त गाया करता था। उस टाउन की गलियों से गुजरते वक्त, जूस के टाउन की गलियों से गुजरते वक्त वो इन सॉन्ग को गाया करता। उस वक्त सैटर्न ने जूस को ये विस्पर किया कि ये बच्चा तुम लोगों को डिस्करेज कर रहा है, तुम लोगों की शान में गुस्ताखी कर रहा है, क्योंकि ये तुम्हारे रिलीजन का नहीं है। सैटर्न ने ये डिस्करेज किया, किनको? जूस को किया। तो ये बच्चा तुम लोगों के खिलाफ सॉन्ग गा रहा है। जूस ने एक मर्डर को हायर किया और उसे कत्ल करवा दिया। इस बच्चे की गर्दन को काटना और उसको स्टीम में फेंकवा दिया। वो वीडियो घर घर जाकर अपनी बेबी के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि उसका बच्चा शाम होकर घर तक वापस नहीं आया था, तो वो बहुत परेशान थी। वो घर घर जाके अपने बेबी को, अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। लेकिन सब झूठ ने, जो जूस थे, उन्होंने ये झूठ बोल दिया कि वो कुछ नहीं जानते उस चाइल्ड के बारे में। तभी जूस ने इस वीडियो को इस स्ट्रीम तक रास्ता दिखाया जहां उसके बच्चे को मर्डर के बाद फेंका गया था। जब वो लेडी वहां पहुंची तो उसने देखा कि उसका मरा हुआ बच्चा अभी भी वो जो नगमा था, वो जो हाइम थी, वो सिंग कर रहा था। ओ हलमा रिडम्पशन सॉन्ग था, वो सिंग कर रहा था। तो इस बात की सजा दी गई, लाइक उन्होंने जो काम किया था उस चीज़ की, और बच्चे की बॉडी को काम पे ले जाया गया, अबे में लेकर जाया गया। वहाँ पर इस बच्चे ने बताया कि यानी वो मर तो गया था, लेकिन उसकी जो टंग थी वो स्टिल हरकत कर रही थी और वो बोल रहा था। तो बच्चे ने बताया कि उसकी जो वो जिसके लिए वो नगमा गा रहा था ना, उसने उसके मुंह में मोती रखा है, लाइक पैरल रखा है, और कहा है कि मैं तब तक ये सॉन्ग गाता रहूँगा जब तक पैरल निकाल न जाए। फिर एक होली मंक ने वो पैरल बहुत सॉफ्टली इसकी टंग से निकाला और तब इस बच्चे की पीसफुल डेथ मिली और बच्चे को बॉडी को बरी के लिए ले जाया गया और एक टॉम्ब ऑफ मार्बल बनाया गया, जो कि इस बच्चे की याद रखने के लिए, इस बच्चे को याद रखने के लिए उसके ऊपर मेमोरियल के तौर पर लगाया गया। उसका नाम हग ऑफ लिंकन था। तो ये थी इसकी स्टोरी। उसके बाद अगर हम इसका एनालिसिस देखें तो प्रायर्स की टेल उसके कैरेक्टर पर बिल्कुल फिट बैठती है। वो एक नन है जो वर्जिन मैरी की प्रेज में हाइम्स को सिंग करती है। प्रायर्स की पावर जो स्टोरी है, वो पावर ऑफ स्टोरी, वो मीक एंड पुअर को शो करती है, जो कि क्राइस्ट के बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। इस टेल में प्रायर्स इस दौर के जूस को रिप्रेजेंट करती है, जिनके लिए पावर ऑफ मनी और पावर ऑफ स्ट्रेंथ ही सब कुछ मैटर करता है। इसके अलावा और कोई चीज़ इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। लेकिन इसमें विडो ने एक जो ट्रू क्रिश्चियन होने का सबूत दिया और बच्चे का लव, जो कि वर्जिन मैरी को और जूजिस के लिए अपना जो है वो प्रूव करती हैं। वो अपने रिलीजन को अच्छे तरीके से स्टैंड करती है, यानी वो ये प्रूव करती है ना कि वो भी अपने रिलीजन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करती हैं। जूस जैसे अपने रिलीजन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते, वो वीडियो भी बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। इस टेल में चौसर ने लव फॉर रिलीजन और डिवोशन और जूस करप्शन और मदर्स लव जैसे थीम्स को यूज़ किया है। उसकी प्रायर्स की स्टोरी थी, इसकी हम थीम एनालिसिस और समरी देखी, कैरेक्टर्स देखी। नेक्स्ट जो स्टोरी है द टेल ऑफ मंक है। ये इस कंट्राबरी टेल के 5th कैरेक्टर है द टेल ऑफ मंक, यानी मंक जो है वो 5th कैरेक्टर है और 5th स्टोरी हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कैरेक्टर स्केच देख लेते हैं, का कैरेक्टर देख लेते हैं। द टेल ऑफ मंक में हम कैरेक्टर स्केच ऑफ मंक सबसे पहले देख लेते हैं। चौसर ने एक करप्टेड मंक को रिप्रेजेंट किया है। मंक क्या होता है? मंक वो होता है मजहबी शख्स को कहते हैं जो रिलीजन सीखता है और इसे दूसरों को सिखाए। तो मंक का ज़िंदगी का पर्पस सिर्फ ये है कि हंटिंग और स्टडिंग, वो इसमें अपनी गुड लाइफ को फाइंड करना चाहता है। मंक जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखता है और उसकी वीकनेस और अच्छी ज़िंदगी की ख्वाहिश मोनेस्टिक लॉज को बुरी तरह वायलेट करते हैं। वो अपने ब्राउन हॉर्स पर कंट्राबरी की तरफ जा रहा होता है और उसके हॉर्स के साथ लटके हुए बेल्स हवा के वैसे टिंकल कर रहे होते हैं। नाम डाउन पेयर्स है और उसका काम क्लोस्टर यानी लाइब्रेरी से बाहर रह के करने वाला होता है, जो कि उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो क्लोस्टर के अंदर रहना चाहता होता है। मंक को क्या होता है कि स्टडी करने का शौक होता है। चौसर के लिए जो सब्जेक्ट है वो आयरनिकली है। वो कहता है कि क्यों मंक अपने क्लोस्टर में रहना चाहता है, वो किताबों में घुसकर खुद को जो है वो पागल करना चाह रहा है। वो कहता है कि क्यों। ऑन द अदर हैंड हंटिंग का शौक चौसर की स्टाइल के लिए बिल्कुल फिट है, बिकॉज हंटिंग एक इमोरल एक्टिविटी है। ये बहुत से रिफॉर्मर्स ने इसको कंडेम किया है और ये मंक तो हंटिंग का बहुत शौक रखता है। उसे वाइल्ड रैबिट्स को, उसके पास फाइन हॉर्सेस, वेल ब्रेड हाउंड्स, ये सब कुछ थे। मंक के कोट के स्लीव्स पर ग्रे फोर लगाई गई थी। उसके बूट्स बहुत ही एक्सपेंसिव हैं और उसका फेस चमक रहा है।
जैसे ऑयल लगा हो। वो हेल्दी है और उसके रोस्टेड स्वान खाने को उसको बहुत शौक है। ओवरऑल मंक इज वर्शिपर ऑफ मटीरियलिज्म। 64 जो है वो इस कैरेक्टर को आयरनिकली कंक्लूड करता है कि मंक एक फेयर फेरल्ट है। ठीक है, तो ये उसका कैरेक्टर, हमने उसका स्केच देख लिया। तो मंक टेल और उसके मेजर कैरेक्टर्स और समरी। मंक को स्टोरी सुनाने के लिए कहा जाता है और उसके पहले उसको टॉन्ट करते हैं और उसको डिसरिस्पेक्ट भी किया जाता है। मंक अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग ज़्यादा सूटेबल नहीं है, लेकिन मंक ये सब कुछ जो है वो पेशेंटली बर्दाश्त करता है। उसकी स्टोरी एक नैरेटिव स्टोरी है, लेकिन बिब्लिकल और नोबल हिस्टोरिकल और मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स की एक लेंथ लिस्ट को डिस्क्राइब करती है, जिन्होंने मिसफॉर्चून को सफ़र किया, जबकि सब एक टाइम में बहुत ही फॉर्चूनेट और ब्लेस्ड हुआ करते थे। और इन सब के शॉर्ट डिस्क्रिप्शन से वो हमें ये वार्न करना चाहता है कि लक और प्रॉस्पेरिटी, यानी कि जो लक है और आपकी जो खुशकिस्मती है, वो लंबे अरसे तक किसी के पास नहीं रहती। लंबे अरसे तक आप उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। अपने हार्ड वर्क और अपना जो टाइम है उससे ही आप, और अपनी जो सलाहियत है उससे आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। आपके लक और आपकी खुशकिस्मती हर वक्त आपके साथ नहीं आती। उसने अपनी लिस्ट में 17 जो थी ना ट्रेजेडीज़, उनको डिस्क्राइब किया है। 17 पर्सनैलिटीज़ को डिस्क्राइब किया है उन्होंने अपनी लिस्ट में। और ये वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा। और इसमें उसने उसने कोई प्रॉपर स्टोरी नहीं बताई, बस हर करेक्टर की एक ट्रेजेडी बताई है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो करेक्टर है वो लूसीफर का है। लूसीफर एक रिस्पेक्टेड एंजल था और वाइज होने के साथ साथ गॉड के बहुत करीब था। कि वो प्राउडी हो गया और सोचने लगा कि जो कि उसके पास है वो किसी और के पास ना हो, और बाकी सब जो हैं क्रिएचर्स खुद से उनको क्या समझने लग गया, इंफीरियर समझने लग गया। इसी छोटी सी मिस्टेक की वजह से उसको हेवन से निकालकर हेल में फेंक दिया गया, क्योंकि उसने क्या किया था कि एडम और ईव को वो फॉरबिडन फ्रूट खाने के लिए फोर्स किया था, लेकिन गॉड ने उन दोनों को उसे खाने से मना किया था। तो लूसीफर ने अपनी पावर को मिसयूज करके एडम को सीधे रास्ते से हटाकर उसे सिंफुल कर दिया, और उसकी पनिशमेंट के तौर पर लूसीफर जो कि हेवन में था उसको वहाँ से निकालकर हेल में फेंक दिया गया। जो सेकंड कैरेक्टर है वो है एडम का, यानी ये दूसरी उसकी स्टोरी स्टार्ट होगी। एडम वही इंसान था जिसको फॉरबिडन फ्रूट खाने से गॉड ने मना किया था, लेकिन उन्होंने लूसीफर के कहने पर उसे खा लिया और फिर उन्हें पैराडाइज से निकाल दिया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है सॉप्सन। बहुत ही ग्रेटफुल और पावरफुल था, इतना कि वो पूरे वर्ल्ड में किसी को भी डिफीट कर सकता था। लेकिन उसकी प्रॉस्पेरिटी इस वक्त ख़त्म हो गई जब उसने अपने बिलव्ड को अपने पावर का सीक्रेट बताया, और उसकी बताया कि उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो तमाम पावर है वो उसके बालों में है और उसे कभी काटा नहीं जा सकता। उसकी लवर ने उसको डिसीव किया, उसको धोखा दिया और उसको गहरी नींद सुला दिया, और बाद में जो सॉप्सन के एनिमीज थे उनके साथ मिलकर उनके बाल काट दिए। उन्होंने उसकी आंखें भी निकाल दी, उसे एक जो है वो टेम्पल में कैद कर दिया, और फिर क्या था कि एक पिलर के साथ बांध दिया गया। लेकिन तब तक उसकी क्या थी कि उसके जो बाल थे वो रीग्रो हो गए थे, और वो गॉड से उसने बहुत ज़्यादा प्रे करके ना अपनी पावर जो है वापस ले ली थी। उसने एंगर और रिवेंज लेने के लिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर आ गया था कि उसे किस तरह डिसीव किया गया था और किस तरह लोगों ने उसके साथ जुल्म किया। तो रिवेंज लेने के लिए ना पिलर को पुश डाउन करके टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि उसके अंदर पावर आ गई थी, उसके बाल जो थे वो ग्रो कर गए थे। इस तरह उसने खुद को और टेम्पल में मौजूद बाकी तमाम अफराद को मार दिया। इस तरह वो एक मेमोरियल बन गया और प्रॉस्पेरिटी नेवर रिटेन का सिंबल बन गया। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो हरकुलस का है। हरकुलस की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ये अनपैरेलल्ड है, कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसने बहुत कुछ कॉन्कर किया हुआ था। उसकी ट्रेजेडी तब स्टार्ट होती है जब उसकी वाइफ, जिसका नाम डियंड्रा था, उसको पता चलता है कि जो हरकुलस है वो किसी और से शादी करने वाला है और ख्वाहिश रखता है यानी इस चीज़ की। और तो उसने उसको क्या किया कि उसकी पॉइजन शेड पहना दी, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। और जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो नेबुकैडनेज़र है। ये बेबीलोन का किंग था, उसने इज़राइल को 2 दफ़ा डिफीट किया था। इस प्राउड किंग ने अपने जो स्टेट में लार्ज गोल्ड स्टैचू बनवाया था और लोगों से कहा था कि इसको वर्शिप किया जाए।
वरना इनको जिंदा जला दिया जाएगा। जब एक इंसान जिसका नाम डैनियल था उसने किंग के ऑर्डर्स को डिसोबे किया, किंग ने फिर क्या किया कि एक बीस्ट बनकर उसे जिंदा जला दिया। तब किंग नेबुकैडनेज़ार ने अपनी डिग्निटी को खो दिया और वाइल्ड एनिमल्स की तरह बिहेव करने लगा। इस तरह उसका प्राउड ख़त्म हो गया। यूं गॉड ने उसको पनिश किया, लेकिन लास्ट में उसे उसकी इंसेनिटी यानी पागलपन से भर गया वो, और उसे गॉड ने निकाल दिया, जिसको वो कुछ समझता ही नहीं था। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है बेकथजर। ये नेक्स्ट है जी है जो कि बेकथजर के बारे में है। ये नेबुकैडनेज़ार का सन था। ये भी आइडल्स की वर्शिप किया था। इसने एक बहुत बड़े जो फीस्ट को ऑर्गेनाइज किया जिसमें तमाम लॉर्ड्स को बुलाया गया और उनको वेसल्स में वाइन पिलाई गई। लेकिन फीस्ट के दौरान उसने देखा कि जो आर्मलेस हैंड है वहाँ वाल के ऊपर कुछ लिख रहा था। तब वहीं डैनियल जिसने उसको फादर को भी वार्न किया था, जिसने बेथजार को भी समझाया था कि उसकी किंगडम ख़त्म हो जाएगी और मेड्स और पेशेंट्स के दरमियान डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि जो तुम ये सब कुछ कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तो वो बिल्कुल ठीक था भी नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है, सेवन्थ कैरेक्टर, वो है ज़ेनोबिया। ज़ेनोबिया और कनोबिया। ज़ेनोबिया एक ब्यूटीफुल और विक्टोरियस वॉरियर है जो कि पलमायरा की क्वीन है। उसे वुमनली एक्टिविटीज़ जैसा कि मैरिज वगैरह पसंद नहीं है। वो शादी करने से रिफ्यूज़ करती है, लेकिन फोर्सफुली उसकी जो मैरिज है वो ओडेंथस के साथ कर दी जाती है और वो उसके साथ भी वॉर्स करती है। जब उसको उसका हस्बैंड मर जाता है तो उसे रोमन की तरफ से डिफीट मिलती है और उस प्राउडली लेडी को चेन्स में बांधकर रोम ले जाया जाता है। जो नेक्स्ट कैरेक्टर है किंग पेड्रो ऑफ स्पेन। मंक की अगली टेल का हीरो होता है किंग पेड्रो। उसके अपने ब्रदर ने उसे किंगडम से निकाल दिया था और जब किंग पेड्रो ने अपनी किंगडम के लिए जो है वो क्लेम किया तो उसके भाई ने उसका मर्डर कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो किंग पीटर है, किंग पीटर ऑफ कैपरस। पीटर किंग जो था वो किंग ऑफ कैपरस था और अपनी ही मिस्टेक की वजह से उसने अपने किंगडम को रून कर दिया, बर्बाद कर दिया और बाद में उसका मर्डर करवा दिया गया। जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है बिराबो बिराबो ऑफ विस्कॉन्ट। तो द नेक्स्ट सब्जेक्ट ऑफ ट्रेजिक एंड इज बिराबो विस्कॉन्ट। इसको उसके अपने नेफ्यू ने गलती से इनप्रिजन्ड कर लिया, यानी कि जेल में डाल दिया और इस तरह इसकी किंगडम की जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो यूग्लिना ऑफ पीसा। यूग्लिना भी एक पर्सपेक्टिव और प्राउड किंग था और बाद में उसे टावर ऑफ पीसा में कैद कर लिया गया। उसके साथ उसके 3 बच्चे भी थे। उनको खाना नहीं दिया जाता था और उनका जो सबसे छोटा बेटा इस भूख की वजह से मर गया। यूग्लिना ने बहुत ही मिजरी में अपना आखिरी टाइम गुजारा, इवन कि वो अपने ही बाजुओं को भूख की वजह से जो है वो काटने लग जाता था। इस तरह उसका भी एंड एक ट्रेजेडी बन गया। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो नैरो है। नैरो बहुत ही जो लस्टफुल था। उसने अपनी ही मदर को इसलिए काट दिया कि वो ये वूम को देखना चाहता था, जहाँ से वो आया है वो इसी को देखना चाहता था। उसके सैनिका को सिर्फ इसलिए मारा था क्योंकि उसने कहा था कि एक एम्पर को वर्चुअस होना चाहिए। जब उसे पता चला कि उसकी जो क्रूअल्टी की वजह से असैसिन कर दिया जाएगा, लाइक उसको मार दिया जाएगा, तो यानी कि असैसिन कर दिया जाएगा, उसको हैंग कर दिया जाएगा, तो उसने क्या किया, सुसाइड कर लिया और ख़ुद को ख़त्म कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो हॉलो फॉरनर। हॉलो फॉरनर वाज द नेक्स्ट सब्जेक्ट फॉर ट्रेजेडी। वो अपने लोगों को यह ऑर्डर करता था कि सब कुछ छोड़ दो, मतलब सब गॉड्स को वर्शिप करना छोड़ दो, सिर्फ जो एक जो किंग का नाम दिया था नेबुकैडनेज़ार, उसको वर्शिप किया जाए। ये वही किंग था जिसका स्टार्टिंग में मैंने जिक्र किया है। इसलिए जूडिथ इसका जो है वो क्या करते हैं, सर काट देते हैं, क्योंकि ये लोगों को राह हक से भटका रहा था। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो एंटियोचस एपिफेन्स। इसे गॉड से तरह से पनिश किया गया था बिकॉज इसने जूस पर अटैक किया था और इसे इतनी बुरी पनिशमेंट दी गई थी, बुरी तरह से वेनिश हो गया था इसको, यानी इसका जो मुंह था और इसका जो बॉडी थी वो बुरी तरह वेनिश हो गई थी। गॉड ने इसको मैगॉट्स के ज़रिए इन्फेस्टेड कर दिया था, जो कि बहुत ही वर्स हालत थी। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है यानी कैरेक्टर नंबर 15, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर यानी सिकंदर बादशाह।
और इसको अपनी ही ऑफस्प्रिंग ने पॉइजन देकर मार दिया था। लाइक इसकी डेथ एक मिस्ट्री है, कोई भी एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि उसकी डेथ कैसे थी। ये सब कुछ अथॉरिटी के लिए किया गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो जूलियस सीजर। ये भी एक किंग था, बहुत फेमस और पावरफुल था। इसने पोम्पी को मारा और खुद बहुत बुरी तरह ब्रटिश के हाथों मारा गया, जो कि कहा जाता है कि बहुत बड़ी और हॉरिबल मौत थी। उसके बाद क्रेजर, द फाइनल स्टोरी इज अबाउट क्रोजर। वो एक बहुत ही प्राउडी और वेल्थी किंग था और लास्ट पर उसको पनिश के तौर पर हैंग करके मारा गया, जो कि एक और किस्म का ट्रेजिक एंड था। तो ये वो तमाम 17 नेम थे जिनके बारे में मंक ने शॉर्टली बताया था। उसने कोई नरेशन नहीं सुनाई थी, बल्कि सब लॉर्ड्स और किंग जो कि रिस्पेक्ट और प्रॉस्पेरिटी वाले थे, इनके साथ होने वाली ट्रेजिडी को बयान किया था। नाइट ने मंक को ये कहकर इंटरप्ट किया कि इस तरह के हमारे पास और भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो सैड कर सकती हैं, और इस तरह इसकी जो है वो टेल ख़त्म हो गई थी। थीम, अब इसमें ट्रेजिडी का थीम है। ट्रेजिडी का थीम क्या है कि मंक को इस टेल में इसने ट्रेजिडी के थीम को यूज़ किया है। इसकी मुख्तलिफ तरह से डेफिनेशंस भी बताई हैं। मंक ने डिफ़ाइन किया कि कैसे एक हाई स्टेट से मिजरी की तरफ आता है। उसने लोगों को वार्न किया है कि प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी चेंज हो सकती है। मुख्तलिफ स्टोरीज़ भी सुनाई हैं जिनके सबके जो ट्रेजिक एंड थे एक दूसरे से डिफरेंट थे। उनमें से कुछ बाइबल, हिस्टोरिकल और कुछ क्लासिकल स्टोरीज़ थी। एनालिसिस अगर हम देखें मंक की स्टोरीज़ का, तो स्टोरी टेलिंग का जो एटमॉस्फेयर बहुत ही फन प्राइड वाला बन गया था। तभी मंक ने अपनी टेल की वजह से सबको सैड और सीरियस कर दिया था। उसने सबको ये बताया कि प्रॉस्पेरिटी और गुड टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो एक मिजरी में चेंज हो जाता है। इसने 17 मुख्तलिफ हीरोज़ की स्टोरीज़ और उनके मिजरेबल एंड्स को एक्सप्लेन किया और एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा सीरियस कर दिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो थे वो हर बंदा अपनी स्टोरी सुना रहा था तो उसको ना इंजॉय कर रहे थे। लेकिन जो मंक ने स्टोरी सुनाई तो सबको कर दिया था, सीरियस कर दिया था और वो सैड कर दिया था। उसने ये बताया था कि जो है ना बिलीफ, वो अपनी गुड लक पे और गुड टाइम पे बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता। और वो क्या हुआ था कि एटमॉस्फेयर क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था। मीनवाइल वहाँ पे मौजूद नाइट ने इसे इंटरप्ट करते हुए कहा कि हमारे पास और भी बहुत सी सैड स्टोरीज और कहानियाँ मौजूद हैं। तो इस तरह वो उसकी जो स्टोरी थी और जो ट्रेजिक वो सीरियसनेस थी वो ख़त्म हो गई। और वो उसके बाद जो नेक्स्ट पर्सन ने अपनी स्टोरी सुनाई, तो नेक्स्ट पर्सन ने क्या स्टोरी सुनाई है वो हम उसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने दो कैरेक्टर्स को देखा, प्रायर और मंक। उनकी हमने स्टोरीज देखी, उनके हमने थीम्स वगैरह देखे, कैरेक्टर्स देखे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।